स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। देश के कई नायक नायिकाओं के बारे में इतिहास लिखने में हुए अन्याय को किया जा रहा है ठीक। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामान्य जन और लोक गाथाओं में रचे बसे इतिहास को बताया महत्वपूर्ण है। पुदुचेरी में कांग्रेस ने खोया बहुमत। पार्टी विधायक ए जॉन कुमार के इस्तीफे से अल्पमत में आई सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास हैं 14 सीटें। मध्य प्रदेश बस हादसे में अब तक 45 लोगों के शव बरामद। सीधी जिले में बाणसागर नहर में गिरी 54 यात्रियों से भरी बस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया शोक। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज। जूम ऐप से मांगा आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ब्यौरा। दिशा, रवि, निकिता, जैकब और शांतनु मुलुक पर टूल किट तैयार करने के लिए 11 जनवरी को हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल होने का आरोप। और देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। 8 राज्यों में 60% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन की दूसरी डोज। 10 संस्थाओं की कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर नजर। सक्रिय मामलों का 45% सिर्फ केरल और 27% महाराष्ट्र से। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन में लोक गाथाओं में रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों का लाभ छोटे सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक और ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन में लोक गाथाओं में रचा बसा है। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनेक ऐसे सेनानी हैं जिनके योगदान को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही किया गया। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है,
सही कर रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाए, वे आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य देश के हर व्यक्ति को समर्थ बनाना है। आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है। इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है, तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव पर रचित एक गीत सुनाया गया और एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज को मजबूती से आगे बढ़ाने में 75 वर्ष का ये पड़ाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण का ही परिणाम है कि आज ये यात्रा 150 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। हम सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि कैसे 130 करोड़ भारतीयों की सतर्कता कोरोना की लड़ाई में दुनिया के लिए मिसाल बन गई। इस लड़ाई में हमारे घरों में सिखाई गई बातें, आदतें और योग आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस महामारी की शुरुआत भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोस्ट कोरोना विश्व में अब योग और ध्यान को लेकर गंभीरता और बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और ब्रिटेन के मंत्री आलोक शर्मा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के एजेंडे और COP26 पर भारत ब्रिटेन सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस साल नवंबर में होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए ब्रिटेन को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से ली जा रही बहुत सी पहल के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। NTLF के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। NTLF के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। यह सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अग्रणी आयोजन है। इस साल आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। इसमें 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 3 दिन के आयोजन के दौरान 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के निदेशकों को संबोधित किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के पीछे की सोच और सरकार की प्राथमिकता सामने रखी। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई बोर्ड की बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान परिस्थितियों, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और आरबीआई के कामकाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इसमें बैंकों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपायों पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। मैपिंग और जियो स्पैटियल नीतियों में परिवर्तन के कदम का निजी कंपनियों ने स्वागत किया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग और भूस्थानिक नीतियों को सरल करने का ऐलान किया था। इस पहल से मैपिंग इनोवेटर बढ़ेंगे और लोकेशन आधारित स्टार्टअप्स को भी बेहतर सेवाएं देने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की। ये बदलाव खास तौर से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि मैपिंग और भूस्थानिक नीतियों को सरल करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही 5 ट्रिलियन यानी 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। Our estimates indicate that by 2029, the geospatial economy would amount to as much as 99,000 crore, which would be able to generate employment for as many as 22 lakh people. जियो स्पेशियल या भूस्थानिक डाटा दरअसल किसी खास क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति और वहां मौजूद सभी संरचनाओं की जानकारी है। भूस्थानिक डाटा डिजिटल इकोसिस्टम का अहम भाग है। अब तक किसी भौगोलिक सर्वे, क्षेत्रीय नक्शा निर्माण और इनके आधार पर मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती थी। हालांकि अब कई क्लियरेंस और लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार से भूस्थानिक डाटा और नक्शे हासिल करना आसान होगा। दरअसल भूस्थानिक डेटा की तकनीक का इस्तेमाल मानचित्र विश्लेषण करने से लेकर आपदा प्रबंधन जैसी जरूरतों में बेहद अहम है। नीतियों में बदलाव स्टार्टअप, सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां, शोध संस्थानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। साथ ही निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लगभग हर क्षेत्र को फायदा होगा। इस कदम से देश के किसानों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों को नवाचार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जियो स्पेशल इंडस्ट्री तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है, तो वेदर इट इज ए लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन और टैक्सेस और आप कहिए मोबिलिटी, आप किसी भी क्षेत्र का नाम ले लीजिए, तो उनको सही समय में, कम समय में इमीडिएटली उनको डेटा प्रोवाइड कर पाएगी, जिससे जो करंट होगा इस मैपिंग में सबसे बड़ी बातें होती हैं, आप उसको कितना रियल टाइम में एक्यूरेट डेटा रख सकते हैं। मैपिंग पॉलिसी वो नियम है जिसके तहत भारत में मैपिंग के डाटा को इस्तेमाल करने के अधिकार को परिभाषित किया गया है। दशकों बाद अब ये नियम उदार किए गए हैं। इस कदम से क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक निजी संस्थाओं के लिए समान अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर दुनिया के दूसरे देशों में भूस्थानिक डाटा आसानी से उपलब्ध होता है। हालांकि भारत में अब तक इसके लिए कड़े नियम थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग लेक इलाके में चीन की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा लिया है। तस्वीरों में चीन के सैनिक अपने अपने अस्थायी बंकर तोड़ रहे हैं। चीन के सैनिक वहां से अपने जनरेटर और दूसरे सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने वाहनों को भी हटा लिया है। चीनी सेना क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद ली जा रही है। वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। बीते हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील को लेकर चल रहे विवाद पर सहमत हो गए हैं और पैंगोंग झील के चीन के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हो गया है।
भारत चीन ने मिलकर यह तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को वापस लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी। इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और उनका राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे को 12 फरवरी से स्वीकार किया है। बीजेपी ने गुजरात में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दिनेश भाई, जेमल भाई प्रजापति और राम भाई मोकरिया को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। असम में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से कल बिस्वजीत दैमारी को प्रत्याशी घोषित किया गया था। तीनों सीटों के लिए 11 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई थी। 18 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार 22 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 1 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाना है। ये सीटें हैं अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हुई। अहमद पटेल का पिछले साल 25 नवंबर को निधन हो गया था, जबकि अभय भारद्वाज का निधन 1 दिसंबर को हुआ था। अहमद पटेल का कार्यकाल 8 अगस्त 2023 तक था, जबकि अभय भारद्वाज का कार्यकाल 21 जून 2026 तक था। वहीं असम में बोडो फ्रंट के बिस्वजीत दैमारी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में ऊपरी सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बिस्वजीत दैमारी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे से पहले पार्टी को वहां पे बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही अल्पमत में आ गई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कामराज नगर से निर्वाचित विधायक ए जॉन कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया। ए जॉन कुमार ने 2019 में कामराज नगर से उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। पद से इस्तीफा देने वाले ए जॉन कुमार कांग्रेस के चौथे विधायक हैं। इससे पहले 2 मंत्री ए नमसिवम और मल्लादी कृष्णा राव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और एक विधायक ई थैप्यनथन ने भी इस्तीफा दिया था। इसके अलावा कांग्रेस के एक अन्य विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने की वजह से अयोग्य करार दिया गया था। ए नमसिवम और ई थैप्यनथन और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पुदुचेरी विधानसभा में 30 निर्वाचित और 3 नामित सीटें हैं। ए जॉन कुमार के इस्तीफे से प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। कांग्रेस को डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। वहीं विपक्षी खेमे की अगर बात करें तो अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के 7 और अन्ना द्रमुक के 4 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 3 नामित सदस्य हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही पास 14 सीटें हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से इस्तीफे की मांग की है। पुदुचेरी में नारायणसामी सरकार का कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो रहा है। और मध्य प्रदेश में सीधी जिले में बस के नहर में गिर जाने से 45 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया है। राज्य सरकार के साथ केंद्र ने भी मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस सीधी से सतना जा रही थी और अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बस में करीब 54 यात्री सवार थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की
घोषणा की है, जबकि राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि हृदय विदारक घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मध्य प्रदेश सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा कि बस दुर्घटना में हताहत नागरिकों के विषय में जानकर दुखी हूं। घायल यात्रियों और शोकाकुल परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। और दिल्ली पुलिस का आज 74वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हुए समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए 66 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली पुलिस के पेशेवर तरीके की सराहना की और इसे पुलिस फोर्सेस के लिए आदर्श बताया। उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा से निपटने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की भी तारीफ की। देश तरक्की और बढ़ रहा है। कई ऐसी भारत विरोध ताकतें हैं जो देश में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। देश राजधानी दिल्ली में उनका पहला टारगेट रहती है। पिछले वर्ष फरवरी मंथ में के दौरान दिल्ली में हुए इलीगल प्रोटेस्ट और राइट्स भी इस साजिश का एक हिस्सा था, परंतु जिस प्रोफेशनलिज्म और काउंटमेंट के साथ दिल्ली पुलिस ने उसको हैंडल किया गया, वहां देश के सभी पुलिस फोर्सेस के लिए एक आदर्श है दिल्ली पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी देश की राजधानी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः समर्पित दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों के साहस, संयम व संकल्प को सलाम करता हूं। दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम से उन लोगों की जानकारी मांगी है जिन्होंने 11 जनवरी को की बैठक में खालिस्तानी ग्रुप की ओर से कथित तौर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए टूल किट तैयार करने के लिए एक बैठक की थी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु उन 70 लोगों में शामिल थे जो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की हिंसा में कुछ दिन पहले जूम ऐप के जरिए बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। निकिता और शांतनु ने 11 जनवरी को PFJ की तरफ से आयोजित एक जूम मीटिंग में भाग लिया था, जिसमें 26 जनवरी को वैश्विक किसान हड़ताल और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन के तौर तरीकों वाले शीर्षक से टूल किट बनाने का फैसला किया गया था। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। और इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलुक को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं निकिता जैकब की याचिका पर सुनवाई कल होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को अन्य की 17 करोड़ से अधिक राशि की संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर विदेशी मुद्रा कानून के तहत करोड़ों रुपए के लेन देन में नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। और यूरोप और अफ्रीकी देशों के राजनयिक कल से जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेंगे।
विशेष रूप से जिला विकास परिषद चुनाव की सफलता के बाद ये दौरा हो रहा है। 2 दिन में विदेशी राजनयिकों का ये दल अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मिलेंगे। पिछले साल भी अमेरिका सहित 17 देशों के राजदूतों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। देश में पिछले 1 महीने में 87 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 60% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 1,17,000 से हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 26.3% से ज्यादा यानी कि 24,58,000 के करीब फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 14 राज्यों में 70% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज दिया जा चुका है। First 1 month in this country, we have vaccinated 60% of all healthcare workers, both in the public and the private field. Coming to the second dose, we have given 1,70,678, which is 37.5% of the eligible population. Among frontline workers, 24,57,000 frontline workers have been vaccinated, which is 26.3%. देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। सोमवार को 11,800 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या जो है निरंतर घट रही है। और फिलहाल देश में 1,36,872 सक्रिय मामले हैं, जो कुल सक्रिय मामलों का केवल 1.25% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र में 72% सक्रिय मामले हैं। केरल में 61,000 से अधिक और महाराष्ट्र में 37,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं कर्नाटक में 4.23% और पश्चिम बंगाल में 3.1% सक्रिय मामले हैं। बाकी देश में महज 20% कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। और इसी के साथ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कल से रूस की 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को जाएंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला रूस के समकक्ष के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। वो भारत रूस विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन करेंगे। इसमें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय रणनीति सहित आपसी संबंधों की समीक्षा की जाएगी और इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एम राम, जो इसका लंबी बीमारी के बाद बंगलुरु में आज निधन हो गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद जस्टिस एम राम जोइस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्र ने एक प्रख्यात न्यायविद को खो दिया है, जिन्होंने अदालतों, संसद और प्रशासन में समृद्ध योगदान दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो एक प्रतिष्ठित कानूनविद थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सेवानिवृत्त जस्टिस एम राम जोइस एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और न्यायविद थे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर आज अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें वार्षिक उर्स के अवसर पर पेश की। इस अवसर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री के संदेश को भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने भारत और विदेशों में बसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को सालाना उर्स के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। और देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।